हेलो बच्चों, हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप अच्छे होंगे। नमस्कार, मैं दिवाकर फ्रॉम कॉमर्स वाले। मेरे पास 3 क्वेरीज़ आ रहे हैं। वो 3 क्वेरीज़ इस प्रकार हैं कि सर पहला तो आप हमको एनपीओ पढ़ाओ, क्योंकि कई स्कूल्स में एनपीओ शुरू हो गया है और वहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये फ़ंड क्या होता है। फ़ंड यहाँ पे कभी जाता है, कभी वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, कभी इनकम एक्सपेंडिचर में चला जा रहा है, कभी बैलेंस शीट में चला जा रहा है। सब्सक्रिप्शन को लेके बहुत जद्दोजहद चल रही है, ठीक है, थोड़ा सा इसे क्लियर करिए। दूसरा चल रहा है कि सर थोड़ा बिफोर और आफ्टर के बारे में थोड़ा बता दीजिए, पार्टनरशिप में थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगा हमको। और तीसरा है कि थोड़ा स्पीड अप करिए सर प्लीज़, हम बहुत लेट हो रहे हैं, थोड़ा स्पीड अप करिए आप। तो पहला वाला जो है एनपीओ का, तो हम बच्चों अभी हम एनपीओ करने जा रहे हैं ताकि एक बेसिक ढांचा आपके दिमाग में बैठ जाए, जिससे आप क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दें। दूसरा बिफोर और आफ्टर वाला जो क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, जो क्वेरी है, वो भी अभी मैं उसके बाद ही शूट करके उसको भी डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। और तीसरा रहा स्पीड का, कि सर स्पीड अप कर दीजिए। बच्चों ये मेरा खुद का मानना है कि स्पीड थोड़ा सा तो मैं लेट हूँ, मैं जान रहा हूँ इस बात को लेकर के, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप अपना स्पीड अप करो। क्योंकि क्या होता है, मेरा खुद का ये मानना है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ लेते हो, मान लो पूरा अपना चैप्टर लगा लिया, उसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया या कुछ क्वेश्चंस नहीं लगे सपोज, फिर क्या होगा जब आप उस चीज़ को दोबारा पढ़ोगे ना, तो क्या होता है उसके अंदर थोड़ा डिसइंटरेस्ट क्रिएट होने लगता है, आपको मन नहीं करेगा, आपको लगेगा आपने तो पढ़ा हुआ है, क्यों पढ़ूँ। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं उसको आराम से करो। कई जगह पे जल्दबाजी चल रही है, मैं इसके सपोर्ट में नहीं रहता। मैं तो कहता हूँ कि भैया पहले जो भी चीज़ समझो आराम से समझो, सॉलिड समझो, बाकी आप पे है। और थोड़ा बहुत स्पीड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है। चलो चलते हैं एनपीओ को लेकर के। चलो बच्चों शुरू करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम शॉर्ट में एनपीओ के नाम से भी जानते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है और आपने ज़रूर सुना होगा, मुझे पता है, और उसको हम कहते हैं एनजीओ। सुना है एनजीओ? व्हाट इज एनजीओ? एनजीओ बेसिकली नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। उसी का दूसरा नाम एनपीओ भी होता है। अब एनपीओ क्या चीज़ होती है, सबसे बड़ी बात है व्हाट इज एनपीओ, ठीक है। तो इतना समझो आप, आपके लिए यहाँ पे लिखा है शॉर्ट में मैंने, कि वो इंस्टीट्यूट जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, आपके स्कूल्स, ठीक है, और भी एनजीओज होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, एनपीओ के अंदर में आती हैं। अब जो चीज़ आपको नहीं बताई जाती स्कूल में, वो चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि एनपीओ में जो टेक्निक लगाया जाता है, उस टेक्निक को हम कहते हैं अकाउंटिंग टर्म में फंड बेस्ड अकाउंटिंग टेक्निक। फंड बेस्ड अकाउंटिंग टेक्निक। तो सर ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग टेक्निक क्या होता है, बताएंगे आप? जरूर, क्यों नहीं बताएंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मींस जहां अकाउंटिंग करते समय रिस्ट्रिक्शन इंपोज्ड होती हो। सर हमको समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा? बच्चों रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है? चिंता। यहां पे रिस्ट्रिक्शन का मतलब चिंता होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब मान लो आपके पापा आपको सपोज वो कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ भी कहीं जा रहे हैं, उन्होंने आपको 10,000 रुपये दे दिए, तो वो 10,000 आपने ले लिया, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप उस 10,000 कुछ भी करो। चिंता होगी ना कि उसको सही संभाल के रखना है, सही से खर्च करना है, कहाँ, फिर पापा आएंगे फिर पूछेंगे कि कहाँ पे आपने खर्च किया है, ठीक है। सेम चीज़ एनजीओ या एनपीओ के साथ भी होता है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या जो बड़े इंडिविजुअल्स होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो क्या करती है, उस इंस्टीट्यूट को दान करती है, कुछ पैसा देते हैं, जिसे हम चंदे का नाम से भी जानते हैं, चंदा। तो चंदे के नाम से देते हैं, तो यही थोड़ी ना होता कि चंदा आप कहीं पर भी खर्च कर दोगे। जैसे पूजा, दुर्गा पूजा होता है और भी गणेश जी की पूजा होती है, वहाँ पे चंदा कटता है। तो अगर गणेश जी की पूजा हो रही है और उसमें अगर चंदा कटा है, तो उसका कोई दूसरा इंसान पार्टी थोड़ी ना कर लेगा, बाहर जाकर के पार्टी कर लेंगे हम लोग, ठीक है, पैसा आ गया पार्टी कर लेते हैं, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग रेस्ट्रिक्शंस इंपोज होते हैं, वहाँ बताया जाता है, उनकी अकाउंटिंग होती है, ठीक है। अब उन्हीं
जो सबसे बड़े क्वेरीज मेरे पास आ रहे थे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसे कभी मैच फंड इधर चला जाता है, कभी मैच फंड उधर चला जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए, शॉर्ट में समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आई होप सब समझ पा रहे होगे। मैंने क्या किया, या अकाउंटिंग मैंने क्या किया, या अकाउंटिंग नहीं किया है, ठीक है। अकाउंट्स में इन फंड्स को तीन भागों में कैटेगराइज किया जाता है। तो सबसे पहला फंड को हम कहते हैं स्पेसिफिक फंड, दूसरे फंड को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड फंड, और तीसरे वाले को हम कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। सर क्या होता है स्पेसिफिक फंड? बच्चों स्पेसिफिक फंड का मतलब होता है जो स्पेसिफिक पर्पज से हो। स्पेसिफिक पर्पज से मतलब सर समझ में नहीं आया। जैसे किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने या अंबानी साहब ने किसी एनजीओ को एक अस्पताल बनाने के लिए, एक अस्पताल की बिल्डिंग बनाने के लिए चंदा दिया, उसको हम क्या कहेंगे? बिल्डिंग फंड, जिसका नेचर क्या होता है? हमेशा कैपिटल के नेचर पे होता है, तो सब कैपिटल एसेट भी कहते हैं, ठीक है। या बिल्डिंग फंड समझ लो, बिल्डिंग फंड हो गया, ठीक है। या मान लो कोई मशीनरी खरीदने के लिए दे दिया तो मशीनरी फंड हो गया, ठीक है। इसका नेचर हमेशा क्या होता है? कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। स्पेसिफिक फंड होता है हमेशा कैपिटल नेचर का होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। दूसरा रेस्ट्रिक्टेड फंड। रेस्ट्रिक्टेड फंड जो होता है ये कैपिटल नेचर का नहीं होता, ये स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता, बट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। आपने बेसिकली सुना होगा मैच फंड के बारे में, प्राइज फंड के बारे में ना। तो ये जो फंड होता है ये बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का होता है। आपने क्लास 11 में सीखा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ना। तो अगर मैं ये बात करूं स्पेसिफिक फंड का, तो यहाँ पे स्पेसिफिक फंड कैपिटल नेचर का होता है, और जो रेस्ट्रिक्टेड फंड होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का होता है। आई होप तो समझ में आ रहा है। जैसे मैच फंड है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपका प्राइज फंड है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसीलिए उसे रेस्ट्रिक्टेड फंड भी कहते हैं। और तीसरा है अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। और सच बताऊं, यही अनरेस्ट्रिक्टेड फंड आपको बहुत दुख देता है बहुत इजी। मैं बताऊंगा क्या होता है। क्या आपको पता है अनरेस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट पे लिखिए, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आपने सब्सक्रिप्शन का नाम सुना है? वो जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, जो आपका दिमाग खा रखा है अभी तक, जिसके लिए मेरे पास इतनी क्वेरीज आई हैं, वो ही है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, जिसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसका मतलब उसमें जो भी आपको कोई चंदा देगा सब्सक्रिप्शन रूप में, उसको हम क्या कहते हैं? अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड क्या? उसको हम कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, कहीं पर भी हम खर्च कर सकते हैं। हम सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा उस समय वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मैंने आपके सहज के लिए यहाँ पे काम और कर दिया है, ये चार्ट बना दिया है, जिससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। अभी थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो। हाँ ठीक है बच्चों, मैंने 3 कैटेगराइज कर दिया है। एक को हमने कहा स्पेसिफिक फंड, अभी देखा। दूसरे को हमने कहा रेस्ट्रिक्टेड फंड, और तीसरे को कहा हमने अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है। अब स्पेसिफिक फंड का एग्जांपल दे रखा है मैंने आपको, बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग के लिए आया है पैसा। रेस्ट्रिक्टेड फंड जैसा है प्राइस फंड, प्राइस के लिए पैसा आया हुआ है, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप समझ गए जाते हो बच्चों, तो आपको कभी भी फंड के केस में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये मेरा एश्योरेंस है आपको। अच्छा, अब जब पैसा आएगा तो क्लास 11 में पहुंच जाओ। क्लास 11 में अगर जब आओगे तो पैसा जब आता है तो आप डेबिट करते हो, रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो देखो तीनों ही केस में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सर एंट्रीज क्यों करा रहे हो? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है बच्चों को कि आप लोग को डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताया जाता है, उसके अंदर की चीज़ नहीं बताई जाती, जिस वजह से कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप समझ में आया ना कि जब पैसा, आप एनजीओ हो, सपोज यू आर एनजीओ और आपके पास पैसा आया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड के केस में, रेस्ट्रिक्टेड फंड के केस में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्ट्रिक्टेड फंड। आरएफ मींस रिस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन केस में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ठीक। अच्छा, प्रेजेंटेशन के केस में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फंड होता है ये हमेशा लायबिलिटी साइड में शो होता है। बिल्डिंग फंड देखा होगा आपने, आपका मशीनरी फंड हमेशा लायबिलिटी साइड में होता है, ठीक है। स्पेसिफिक फंड। रेस्ट्रिक्टेड फंड का केस क्या होता है कि जब तक ये खर्च नहीं होता, लिखा है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो,
सोच सकता हिंदी मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है। जब तक वो पैसा खर्च नहीं होता तब तक वो लायबिलिटी है, ठीक है। जब तक, जैसे मैच फंड आया, अभी मैच के लिए खर्चा नहीं हुआ, मैच हुआ ही नहीं, तो वो पैसा क्या होगा, आपके बैलेंस शीट में शो होगी लायबिलिटी साइड में, ठीक है। और जो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, जैसे, तो हम वो कहाँ पे दिखाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, हमेशा भूलना नहीं है आपको, ठीक है। इसी तरीके से जब एक्सपेंडिचर की एंट्री होती है, खर्चे करने की एंट्री होती है, तो क्या हुआ, जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगा तो क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई यही तो करते हैं, जब बिल्डिंग खरीदते तो एंट्री क्या होती है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। क्लास 11 में किया होगा आपने। अब यहाँ बिल्डिंग बन के तैयार हो गई तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब अगर मान लो अगर ये प्राइस एक्सपेंस है तो हमने क्या करना था, प्राइस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, प्राइस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक को क्रेडिट क्यों किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट, इसमें कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ ट्रांसफर की एंट्री होती है, ये होती है चिंता दूर करने की एंट्री। मैंने आपको समझाया था कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, चिंता। मैंने आपको बताया था ना, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, चिंता। तो चिंता दूर करने की एंट्री जब बन के तैयार हो जाएगा तो चिंता दूर भी तो करना होगा। आपके पापा आएंगे, वो 10,000 का हिसाब मांगेंगे तो आप बताओगे ना कि हाँ ये खर्चा हुआ, तभी तो चिंता दूर होगी। तो ट्रांसफर करने की एंट्री जो होती है, इसको हम ट्रांसफर की एंट्री कहते हैं बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिल्डिंग फंड अकाउंट मतलब बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब देखो स्पेसिफिक फंड था ना, स्पेसिफिक फंड का मतलब क्या है, बिल्डिंग फंड, मशीनरी फंड, ठीक है। अगर यहाँ बिल्डिंग होता सपोज, तो हमने क्या करना था, यहाँ पे बिल्डिंग फंड, मान लो यहाँ पे अगर हम लिखते बिल्डिंग फंड, ठीक है। तो बिल्डिंग फंड अब क्या हुआ, लायबिलिटी थी, लायबिलिटी का नीचे क्रेडिट था। जब लायबिलिटी खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट, फिर टू कैपिटल हो जाता है, ठीक है। फिर प्राइस फंड जैसे ही खत्म हो जाएगा, देखो ये आरएफ था, रिस्ट्रिक्टेड फंड, हमने प्राइस फंड का एग्जांपल दिया था। अगर हम इसको प्राइस फंड कहते हैं तो अब क्या होगा, प्राइस फंड की लायबिलिटी अब आपको चिंता दूर हो गई, तो प्राइस फंड क्या हो गया, डेबिट हो गया, और इनकम एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। इसीलिए इनकम एक्सपेंडिचर में बाई प्राइस फंड आपको हमेशा दिखता है, ठीक है। और समझ में आया ना, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। आई होप तो समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक फंड होगा तो हमेशा बैलेंस शीट को हिट करेगा, और अगर रेस्ट्रिक्टेड फंड है जब तक खर्च नहीं होगा तब तक तो वो बैलेंस शीट को हिट करेगा। लेकिन एक बार अगर खर्च हो जाता है तो इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाता है। और इसी तरीके से अगर बिल्डिंग फंड है वो हमेशा बैलेंस शीट में रहेगी, कैपिटल के रूप में शो होता है वो चीज, ठीक। ये वाली चीज जो है ये हम कहां सीखेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब करेंगे तब सीखेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों। सपोज ये मैंने यहाँ पे एक हायरार्की बना रखी है। हायरार्की मतलब एक चार्ट है, एक आप कह सकते हो एक फ्लो चार्ट है कि देखो कैसे क्यों होता है। ये इंस्टीट्यूट होता है, अब वो कोई भी इंस्टीट्यूट है वो दो हिस्सों में बढ़ता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो नॉन प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट मोटिव है तो वहां पे क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। ये क्लास 11 में आपने सीखा है। अगर वो नॉन प्रॉफिट है तो यहाँ तीन चीजें बनती हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स बच्चों को कहां पे आती है इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम आता है डिफरेंस बिटवीन P&L एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बच्चों यहाँ देखो क्लास 11 का बेसिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, जो आपने सीखा था ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो आपने जब क्लास 11 में डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, आपका सैलरी, ये सब जब डालते होगे तो कौन सा साइड में आता था, P&L के डेबिट साइड में आता था। जब आप एनपीओ करते हो तो सारे एक्सपेंसेस, जैसे कि आपके आपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके, ठीक है, जो भी आपके एनजीओ के जितने भी एक्सपेंसेस, वो किस साइड में आते हैं, हमेशा डेबिट साइड में। बिकॉज नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, पता है ना, पता है, वेरी गुड। अच्छा, इसी तरीके से जितना भी प्रॉफिट आता था वो कहां पे आता था, उसमें ट्रेडिंग P&L में क्रेडिट साइड में आता था। आपने देखा होगा बाई अदर इनकम, बाई आपका डिविडेंड वगैरह वगैरह। इसी तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर में जितनी भी इनकम होती है, किसी तरीके की इनकम हो, किस साइड में शो होगी, हमेशा क्रेडिट साइड में। कौन सा लगता है, नॉमिनल। भूले तो नहीं कहीं आप,
आई होप सो याद रहेगा आपको। इसी तरीके से कैश बुक में क्या डिफरेंस है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या डिफरेंस है बच्चों। रिसिप्ट एंड पेमेंट इज एज गुड एज लाइक कैश बुक। ठीक, कैश बुक जैसा हम लोग बनाते थे वैसे रिसिप्ट पेमेंट बनता है, कोई दिक्कत नहीं, जब हम बनाएंगे तब करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ बच्चों को और जो प्रॉब्लम आती है वो है सब्सक्रिप्शन एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। और थर्ड जो आता है वो नेचर ऑफ फंड। तो नेचर ऑफ फंड जो सबसे कई क्वेरीज मेरे पास आए थे कि सर ये ऐसा क्यों होता है, तो वो मैंने इस चार्ट को बना करके आपको प्रेजेंट किया और आई होप सो अब आपकी ये जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो गई होगी। ठीक है, तो अगर इतनी बात समझ में आती है तो बताना, फिर हम आगे का चीज रिकॉर्ड करेंगे। चलो अपना ध्यान रखो, टेक केयर।